हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका क्षितिज सर और आपके अपने चैनल जिसका नाम है जूलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग क्रैश कोर्स के क्लासेस हमने स्टार्ट किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप हमारे कुछ पिछले वीडियोस देखेंगे जिसमें मैंने एनिमल किंगडम जो 11th क्लास का 4th चैप्टर आपको कवर करवाया है। प्लस मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस भी डाली हैं जैसे कि इम्यूनिटी हो या फिर आप देखेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन जो सिस्टम है उस पर। और उसी कड़ी में मैं आज जो है 11th एनसीईआरटी का 7th चैप्टर जो है एनिमल टिश्यू वाला, जिसको हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स कहते हैं, उसको मैं डिटेल में जो है ले जाने जा रहा हूं। तो मेरे साथ में रहिएगा स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि ये चैप्टर काफी बड़ा है और इस चैप्टर में आपको पहला पोर्शन पढ़ना होता है एनिमल टिश्यू, जिसमें आपको 4 टिश्यूज पढ़ने होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। फिर आपको जो है ऑर्गेनिजम्स पढ़ने होते हैं, बट हम यहाँ पर केवल नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है कॉकरोच, उसको ही कवर करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, हम जो है आज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में जब टिश्यू वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें टिश्यू की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो टिश्यू या उत्तक किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो स्पेशल सेल्स जो कि ओरिजिन और फंक्शन में सेम होती है, उनका ग्रुप होता है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को जो है परफॉर्म करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टिश्यू कहते हैं। तो अब टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, जिसमें आज हम पहला टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है एपिथेलियल टिश्यू। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एपिथेलियल टिश्यू की खास बातें क्या है? पहली बात तो आपको एपिथेलियम नाम से पता होना चाहिए कि जो कि बॉडी की कवरिंग करता हो, बॉडी ऑर्गन्स की या सिस्टम्स की कवरिंग करे, वो कौन सा टिश्यू होता है स्टूडेंट? वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का एक यहाँ पर मेन एनसीईआरटी में लिखी हुई 2 बातें हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको बॉक्स में लिख दी हैं। वो क्या है? कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ द टिश्यूज। तो ये कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स और बॉडी, उसे हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इसकी खास बात क्या होती है स्टूडेंट कि इसकी जो फ्री सरफेस होती है, मेनली 2 फ्री सरफेसेस भी हो सकती हैं इसकी, जैसे कि या तो वो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होगी या फिर वो एक्सटर्नल आउटर सरफेस के फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर वो चाहे तो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में हो डायरेक्ट, या फिर वो आउटर सरफेस के कांटेक्ट में हो, जैसे कि एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में हो। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको एपिथेलियल टिश्यू की मिलेगी कि उसकी जो सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, मतलब उसमें लिटिल बिट इंटरसेलुलर स्पेस मिलता है, ना के बराबर इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट। बाकी आप अदर टिश्यूज देखोगे उनमें आपको इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, जैसे कि एरियोला कनेक्टिव टिश्यू, जब आप कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे तब देखेंगे। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू को हम सेल की लाइनिंग के बेस पर डिवाइड कर सकते हैं 2 मेजर पार्ट्स में। एक होती है सिंपल एपिथेलियम और एक होती है कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम नाम से पता चल रहा है ऐसे एपिथेलियल टिश्यू, ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसमें सेल्स की केवल एक लेयर मिले, सिंगल लेयर मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सिंगल लेयर या फिर सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं। जबकि कंपाउंड एपिथेलियम किसे बोलेंगे स्टूडेंट? जिसमें आपको 2 और मोर लेयर्स मिले, तो बहुत सारी लेयर्स मिल सकती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। अच्छा, सिंपल एपिथेलियम की खास बात क्या है कि बॉडी कैविटीज को लाइन कर सकती है, या फिर बॉडी में जो डक्ट्स हो सकते हैं या फिर ट्यूब्स हो सकते हैं उनको ये लाइन कर सकती है, जैसे कि पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, बहुत सी हो सकती हैं। ऐसे कंपाउंड एपिथेलियम का मेन काम है स्टूडेंट प्रोटेक्टिव, क्योंकि जब इसमें 2 और मोर लेयर्स होंगी तो इसकी थिकनेस ज्यादा होगी, और थिकनेस ज्यादा होने की वजह से वो प्रोटेक्टिव फंक्शंस, जो सुरक्षात्मक जो परत है उसके रूप में काम करेगी। जैसे कि हमारी स्किन में, आपको स्किन में पता हो तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम मिलती है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि अब सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, हम देखते हैं कि जो सिंपल एपिथेलियम होती है उसको हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, सिंपल एपिथेलियम को उसकी सेल्स की शेप के बेस पर हम इसको आगे डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। देखिए, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का मीनिंग क्या है? जहां पर आपको थिन फ्लैट सेल्स मिलती हैं जिनकी इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो इस टाइप से थिन फ्लैट सेल्स होती हैं और इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एकदम से सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इसको हम 2 नामों से और जानते हैं, इसको पेवमेंट एपिथेलियम या फिर टेसलेटेड एपिथेलियम भी कहा जाता है, बट वो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं स्टूडेंट कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहां कहां पर मिलती है। तो वो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल में मिल जाएगी, और वो एल्वियोलाई में, जहां पर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है लंग्स की एल्वियोलाई में, जहां पर गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। इसका मेन फंक्शन ही क्या है स्टूडेंट?
डिफ्यूजन में काम करना, क्योंकि जितनी लेयर थिन होगी उतना ही ज्यादा जो है डिफ्यूजन या एब्जॉर्प्शन हो पाता है। अगर आपको पता हो तो ब्लड वेसल की जो वॉल में जो एपिथेलियम मिलती है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एंडोथेलियम। तो इसको हम स्टूडेंट एंडोथेलियम भी बोलते हैं। तो ये याद रखें आप सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के, जो कि ब्लड वेसल और एल्वेलाई में मिल जाएगी। अच्छा, फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम किसे कहेंगे स्टूडेंट, जो कि क्यूब लाइक सेल्स हो, जिसमें तो जिसकी विड्थ और लेंथ जो होती है वो इक्वल होती हो और क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हो सेल्स की, उनको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल सेल्स की बनी हुई क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इसकी सिंगल लेयर मिलेगी तो इसे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहा जाएगा। इसका मेन फंक्शन याद रखें स्टूडेंट, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में इसका मेन फंक्शन होता है। जैसे कि डक्ट जो होती हैं बहुत सी, जैसे ग्लैंडुलर जो एपिथेलियम होती है उसकी डक्ट पर मिल जाएगी। ऐसे ही ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं पीसीटी में और डीसीटी में, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, यहाँ पर ये मिल जाएगी आपको। तो अच्छे से याद रखें। आपको पता हो तो जो पीसीटी है वहां पर किडनी का या नेफ्रॉन का वो पार्ट जहां पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, तो वो पीसीटी होती है। और वहां पर एक और टाइप की एपिथेलियम मिलती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर्स, वहां पर आपको माइक्रोविलाई भी मिल जाएंगे। अच्छा, थर्ड नंबर पे आती है स्टूडेंट कॉलमनार एपिथेलियम। और कॉलमनार एपिथेलियम में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टॉल होती हैं और स्लेंडर सेल्स होती हैं, पिलर लाइक सेल्स होती हैं। तो इस टाइप से इसकी सेल्स की जो शेप होगी या फिर स्ट्रक्चर होगी वो इस टाइप से होगी, टॉल होंगी, जिनकी हाइट ज्यादा होगी और विड्थ उसकी कम होगी। और एक और खास बात कि जो न्यूक्लियाई होते हैं वो बेस पर होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस एट बेस, तो बेस पर आपको जो है वो न्यूक्लियस मिल जाएंगे, ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे चला जाता है। अच्छा, इसका भी फंक्शन क्या है स्टूडेंट, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। प्लस आप देखेंगे कि ये मिलेंगे कहां पर, तो ये स्टमक की वॉल में मिल जाती है, प्लस इंटेस्टाइनल वॉल में भी ये आपको मिल जाएंगी। तो इंटेस्टाइन में आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट है जहां पर मैक्सिमम जो है फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, तो वहां पर एपिथेलियम होती है। पर जब वो इंटेस्टाइन में मिलती है तो आपको एक चीज और याद रखनी है स्टूडेंट, कि वहां पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। तो छोटे छोटे जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ा देते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जो फ्री सरफेस हो सकती है उसमें कई बार माइक्रोविलाई मिल भी सकते हैं और नहीं भी, मे हैव माइक्रोविलाई। तो ये आपको स्टूडेंट अच्छे से याद रखना है। जो एनसीईआरटी में दिया गया वही हमने लाइंस को यहाँ पर लिखा है, प्लस वही उसके एग्जांपल्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते तो उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नीट में नहीं जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं कि इसके अलावा कौन कौन सी एपिथेलियल सेल्स मिल सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू मिल सकते हैं और उनमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलेंगे। नाउ स्टूडेंट हम चलते हैं और कौन कौन से टाइप के एपिथेलियम मिल सकते हैं और उनके एग्जांपल्स पर। देखिए, नेक्स्ट एपिथेलियम होती है जिसको हम बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं पक्षमापिकीय उपकला। सिलिएटेड एपिथेलियम का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, जो इनकी फ्री सरफेस होती है वहां पर आपको सीलिया मिल जाएंगे। तो ये आपको फ्री सरफेस दिखाई दे रही है और फ्री सरफेस पर आपको सीलिया पक्षमाप दिखाई देंगे। और ये जो सेल्स हो सकते हैं या तो वो क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं या फिर वो कॉलमनार सेल्स भी हो सकती हैं। अब सीलिया का काम क्या होता है स्टूडेंट, सीलिया आपको पता हो तो ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं। और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का मतलब है कि किसी भी पार्टिकल को या म्यूकस को जो है एक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराने में ये हेल्प करते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। और इसका मेन काम क्या होगा, किसी भी पार्टिकल को जो है मूव कराना। जैसे कि इसका एग्जांपल आपको क्या मिल जाएगा, ये हॉलो ऑर्गन से मिल सकते हैं और वो हो सकते हैं ब्रोंकियोल्स या फिर जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहां पर ये पाए जा सकते हैं। और इस पर नीट पर क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट इस एग्जांपल पर, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि सिलिएटेड एपिथेलियम आपको कहां मिलेगी, तो हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में। ब्रोंकियोल्स में इसका काम क्या होता है स्टूडेंट, जो भी डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं या फिर जो म्यूकस होता है उसको मूव कराने में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलेगा। फैलोपियन ट्यूब में आपको पता हो तो नॉन मोटाइल जो ओवम होता है, सेकेंडरी oocyte होती है, उसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक ले जाने में मदद करता है ताकि एम्पुला स्थिमस जंक्शन पर पहुंच करके उसका फर्टिलाइजेशन हो सके।
तो उसके बाद में सिलेटेड एपिथेलियम इंपॉर्टेंट है, इसके याद रखने हमें एग्जांपल्स। देन हम चलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम में, और कंपाउंड एपिथेलियम आपको पता है स्टूडेंट जो कि मोर देन वन लेयर से मिलकर के बनी हो, तो मोर देन वन लेयर से मिलकर के बनी होती है। अब जितनी ज्यादा इसकी थिकनेस होगी, इसकी थिकनेस ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा थिकनेस होने की वजह से इसका जो रोल है वो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड हो जाएगा। जितनी ज्यादा मोटी लेयर होगी वो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में कम पार्टिसिपेट करती है स्टूडेंट, तो ये याद रखें, इट हैज लिमिटेड रोल इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये काम क्या करेगी, क्योंकि थिकनेस बढ़ चुकी है तो इसका एक काम हो सकता है कि मैकेनिकल सपोर्ट और केमिकल सपोर्ट करने में है, केमिकल से इसके स्ट्रेस से सपोर्ट करती है। कोई भी हम देख सकते हैं यांत्रिक सहारा देने में, या फिर हम देख सकते हैं खरोंच लगने में, या फिर डैमेज होने से उसको ये बचा सकती है, जैसे कि हमारी स्किन पर मिलती है। तो एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि हमारी स्किन हो गई, हमारी बकल कैविटी हो गई, या फिर फेरिंग्स और इसोफेगस में होती है ये। प्लस आपको ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है स्टूडेंट की इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट होती है उसकी इनर लाइनिंग में मिलती है, प्लस पैनक्रेटिक डक्ट जो होती है उसकी भी इनर लाइनिंग में ये आपको मिल जाएगी, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम। तो अब हम चलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं एपिथेलियम सेल्स के, जो कि एनसीईआरटी में दिए गए, वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंड्स कैसे बनेंगी, प्लस हमें जो है इसके सेल जंक्शंस के बारे में भी स्टडी करनी है। नाउ स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कुछ एपिथेलियल सेल्स होती हैं कि हम कह सकते हैं कि जो कि कुछ प्रोडक्ट को या कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती हैं, और उनको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ऐसी ग्लैंड्स या एपिथेलियम जो कि किसी चीज को सिक्रीट करे उसको हम बोल देंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम कई टाइप के हो सकते हैं स्टूडेंट, जो कि एनसीईआरटी में दी गई, हमें ध्यान रखना है। एक तो सेल्स के नंबर के बेस पर आप देखेंगे 2 टाइप की होती है, तो सेल्स के नंबर के बेस पर जैसे आपको यूनिसेलुलर जो है ग्लैंड्स मिल जाएंगी, और ये हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में मिलती हैं, जिनको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स, और ये म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं। तो ये गॉबलेट सेल्स जो है वो म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। आपने स्टमक में पढ़ा होगा कि स्टमक की इनर लाइनिंग को एसिड से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, तो वो होते हैं गॉबलेट सेल्स के थ्रू, जो म्यूकस की कवरिंग बनती है उससे। ऐसे ही आप देख सकते हो कि कुछ मल्टीसेलुलर हो सकती हैं। गॉबलेट सेल्स के अलावा जो भी बाकी की सेल्स होती हैं वो मल्टीसेलुलर होती हैं, और बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बनती है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, या फिर आप देख सकते हैं लीवर हो गया, या फिर स्वेट ग्लैंड्स। जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो सभी कौन सी आती हैं, मल्टीसेलुलर में आती है, एक्सेप्ट गॉबलेट सेल्स। अच्छा, फिर हम देख सकते हैं कि और कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हो ग्लैंड्स को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वैसे बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन होता है, बट हम यहाँ पर केवल क्रैश कोर्स के बेस पर एनसीईआरटी बेस्ड ही टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड में हम उसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्रीशन, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट। डक्ट है या नहीं है उस बेस पर आप देखेंगे। तो एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड किन्हें कहते हैं हम, जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। तो इनमें डक्ट्स होंगी, और डक्ट के थ्रू वो क्या करती हैं, वो अपने सिक्रीशन को टारगेट ऑर्गन पर पहुंचा देती है। तो ये मान लीजिए ग्लैंड हो गई, ये हो गया उसका टारगेट ऑर्गन, और ये बीच में डक्ट मिलेगी, तो डक्ट के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन पर सिक्रीशन को पहुंचाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसकी सिक्रीशन को क्या कह सकते हैं, कौन कौन से इसके सिक्रीशन हो सकते हैं, जैसे कि मिल्क हो सकता है, जैसे कि ईयर वैक्स हो सकता है, जैसे कि सलाइवा हो सकता है, स्वेट हो सकता है, और एंजाइम्स हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे तो लीवर हो गया, मेमोरी ग्लैंड्स हो गई, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, या फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बहुत सी इसमें आ सकती हैं। दूसरी तरफ होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, जिनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, और डक्ट इनमें नहीं होती है, इसलिए अपने सिक्रीशन को जो है पहले कहां पर डालते हैं स्टूडेंट, वो अपने सिक्रीशन को डाल देती हैं ब्लड में, और ब्लड से वो कहां पर पहुंचता है, टारगेट ऑर्गन पर पहुंचता है। तो दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, और दे डायरेक्टली पोर देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड। अच्छा, इनके सिक्रीशन को हम एक ही चीज के नाम से जानते हैं स्टूडेंट, वो होता है हार्मोन्स। तो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स आप पढ़ते हैं, और कौन कौन सी ग्लैंड्स हो सकती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो सकती है, एड्रिनल ग्लैंड हो सकती है, थायराइड हो सकती है, थाइमस हो सकती है, पीनियल ग्लैंड हो सकती है। तो बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में इंक्लूड की जाती हैं। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होता है। और अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि एपिथेलियम में दिया गया है, वो है उसके सेल जंक्शंस। अब स्टूडेंट हम चलते हैं, जो लास्ट टॉपिक है एपिथेलियम का, वो है सेल जंक्शंस। देखिए, जो एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स को जोड़ने के लिए कुछ जंक्शंस चाहिए होते हैं, जिसके थ्रू सेल्स आपस में जुड़ी रहे, या फिर सब्सटेंस का जो है अक्रॉस दी सेल जो है ट्रांसपोर्टेशन हो सके।
तो सेल जंक्शंस आपको मेनली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 पढ़ने को मिलेंगे और उसी पर क्वेश्चन बनने का चांसेस रहता है। यहाँ पर कॉलम मैच का क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहेगा स्टूडेंट। तो पहला होता है जिसको हम बोलते हैं टाइट जंक्शन, दृढ़ संधियां जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो टाइट जंक्शन टाइटली अटैच्ड होते हैं, जब सेल्स एक दूसरे के साथ में टाइटली अटैच्ड हो, उनके बीच में कोई भी गैप ना मिले, तो उसको हम बोलते हैं टाइट जंक्शन। और ये क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस को अक्रॉस द टिश्यू उसकी लीकेज होने से बचाते हैं। तो इसका आपको काम याद रखना है, स्टॉप द सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकेजिंग और लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। तो लीक होने से उसको बचाया जाएगा। तो पहला आपको याद रखना है स्टूडेंट टाइट जंक्शन। सेकंड एडहरिंग जंक्शन। एडहरिंग का मतलब भी क्या होता है, जोड़ना। इसको हम आसंजी संधियां भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। दोनों सेल्स को, दो पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है, सीमेंटिंग लेयर के रूप में ये काम करेगा। तो उसको हम बोलते हैं एडहरिंग जंक्शन, आसंजी संधियां। और लास्ट एंड फाइनल होता है स्टूडेंट गैप जंक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं अंतराली संधियां, जिनके बीच में गैप मिले, दो कोशिकाओं के बीच में, दो सेल्स के बीच में गैप मिलता है। तो इनका काम क्या होता है स्टूडेंट, टू फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन का काम करेंगे और उनके बीच में जो है आयंस, कुछ छोटे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और कई बार जो है लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी भी ये मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट गैप जंक्शन। तो तीनों आपको याद रखने, टाइट जंक्शन जो कि सब्सटेंसेस या फिर पदार्थों के जो है लीकेज को प्रोटेक्ट करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा। एडहरिंग जंक्शन टू सेल्स के बीच में जो है सीमेंटिंग लेयर के फॉर्म में काम करेगा। और गैप जंक्शन जो है उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाएगा, प्लस आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और कई बार बड़े मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में भी ये हेल्प करेगा। तो ये स्टूडेंट हमने जंक्शंस के साथ में ही कवर कर लिया है एपिथेलियल टिश्यू और पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हमने ये पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से इसको समझा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो है मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम कनेक्टिव टिश्यू को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।